नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वह है अपराध मुक्त भारत। अपराध मुक्त भारत एक कॉन्सेप्ट है जो वर्ष 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश मेरे द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज करके इसका कॉन्सेप्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई थी, जो कि एमएचए से बीपीआरएनडी में पहुंची और आज बीपीआरएनडी में यह एक कहना चाहिए कि नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित है। और इसमें 5 सर्टेनिटी की कल्पना की गई है, 5 सर्टेनिटी दी गई हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दी गई हैं। और यह रेवेन्यू स्ट्रीम्स के साथ साथ ये बहुत भारी रेवेन्यू स्ट्रीम होंगी। यह बहुत सारे लोगों की जो आज वो पैसा कमा पा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वो पैसा एज ए सीएफबी वॉलंटियर कमा पाएंगे। इसमें डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान किया गया है और पुलिस के डी बर्डन और डी स्ट्रेसिंग का भी उसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है। ऐसी बड़ी व्यवस्था मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे कि 5 रेवेन्यू स्ट्रीम और 5 सर्टेनिटीज को हम 10 वीडियो के माध्यम से कवर करें, जिससे कि हम उसको विस्तार से आपसे कम्युनिकेट कर सकें। तो जब हम पुलिस की बात करते हैं तो हमें ये बात दोहराना चाहिए कि जो हमने पुलिस इनहेरिट की है वो अंग्रेजों की पुलिस है। आज हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा गवर्न हो रही है। 1861 वर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि (1857) में भारत ने प्रथम स्वतंत्रता युद्ध लड़ा था, संग्राम लड़ा था। यदि थोड़ा सा मामला गड़बड़ नहीं हुआ होता तो हमें 1857 में ही जो है स्वतंत्रता मिल गई होती। बट एनीवे, अतीत अतीत है, उसको कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन 1857 जैसे स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी वह 1861 के पुलिस एक्ट के माध्यम से स्थापित की गई। यह अत्यंत ही लज्जा और दुर्भाग्य का विषय है कि अभी भी हमारी पुलिस 1861 के उसी पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। हमने एक जनोन्मुखी पुलिस स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया है। आपको यह भी विदित है कि इस दौरान ढेर सारे कमीशन, ढेर सारी कमेटियां बनी, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अनुशंसाएं भी दी, लेकिन वो सभी अनुशंसाएं को धूल चाटने दिया गया, उन्हें जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं किया। यह भी हमारे लिए अत्यंत ही दुखद विषय है कि हमारे राजनेताओं को अंग्रेजों की दमनकारी पुलिस ही बहुत अच्छी लगती है। जब भी उसमें किसी सुधार की बात आती है तो इन राजनेताओं की रूहें कांप जाती हैं। तो इन्होंने 1861 से लेकर 2006 के बीच में ढेर सारी कमेटी और कमीशन के बावजूद भी पुलिस में ढेले भर का सुधार नहीं किया। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बिंदु माइल स्टोन जजमेंट दिया था और उसका पूरा मकसद ये था कि हम पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इंसुलेट करें, उसको राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाएं और जिससे पुलिस निर्भीकता से जो उससे कानून के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित है वो कर पाएगी। लेकिन यदि हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो 2006 से 2022 इन 16 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने पूरी पुलिस को जकड़ लिया है। ये इंटरफेरेंस से बहुत आगे निकल गया है मामला। अब जो है
पुलिस का एक सिपाही से लेकर डीजी पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, वह तब तक ही पदस्थ रह सकता है जब तक कि उसके ऊपर पॉलिटिकल मेहरबानी है। तो इन राजनेताओं ने, बल्कि इन अपराधी तुल्य, जिनमें से अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे 2019 में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स थे और 29 जघन्य अपराधों के घटित करने वाले थे। वहीं पर अभी 2022 में, जबकि हर सीट पर योगी जी और मोदी जी का चेहरा लड़ रहा था, इसके बावजूद भी हमने दुष्टतापूर्वक आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट दिया और अब जो लोग जीते हैं उनमें से 205, तो 403 में से 205 व्यक्ति जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं। इसका मतलब है 50% से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 51% एमएलए जो है वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं। इन आपराधिक चरित्र के लोगों ने यही जो है ना मंत्री बनेंगे, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और ये जैसा इन्होंने पहले किया है अपने चारों ओर गुंडा मवाली और आपराधिक चरित्रों के व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है उनको महिमा मंडित करने में, उनको जो है ना फूल मालाएं पहनाने में, अपने साथ मंच में बिठाने के लिए। इनके गुंडा मवाली का हौसला इतना बढ़ गया है क्योंकि पुलिस जो है इनके विरुद्ध सगान नहीं लेती है। इन्हें बिना पॉलिटिकल जो है इशारे के अपराध पंजीयन नहीं होते हैं, बिना पॉलिटिकल इशारे के गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। पूरी व्यवस्था एक मौखरी बन के रह गई है। नेताजी खुद का स्थायी वारंट हो सकता है, उनके गुंडे मवालियों के स्थायी वारंट हो सकते हैं। जिन लोगों को पुलिस को लॉकअप में बंद कर देना चाहिए वह उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था में लगी हुई है, उनको सलाम करने के लिए विवश है। और ये गुंडा मवाली राजनेता की सह पर जनता पर अत्याचार कर रहे हैं और जितने भी आपराधिक कृत्य हैं वो आपराधिक कृत्य ही कर रहे हैं। और वो नेताजी से चिपके ही इसलिए हैं जिससे कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाए उनके आपराधिक कृत्यों को। इसमें एक चीज मैं और दोहराना चाहूंगा कि 2017, 2018, 2019 में PIL लगी है, जिसका सम टोटल था कि जब चपरासी बनने के लिए हमारे देश में साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, तो फिर क्या वजह है कि कानून का निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गंवार और आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो स्वीकार है। माननीय न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि वो इनसे एफिडेविट लें इनके आपराधिक चरित्र के और उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिश करें। पोलिंग बूथ पर भी उसके जो है ना डिटेल लगाएं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी निर्देश दिए कि वो अपनी वेबसाइट पर जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं उनको जो है उनके आपराधिक चरित्र का ब्यौरा दर्ज करें। ये बड़ा दुख की बात है कि किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, जिसको कोर्ट के द्वारा 5 लाख और 1-1 लाख करके जो है इस तरीके से 2 तरीके के फाइन 2020 में किए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि 2017, 2018, 2019 यदि 2017 से माने तो 5 साल बीतने के बाद इन राजनेताओं ने आपराधिक चरित्र के लोगों को राजनीति में प्रवेश ना करने देने के लिए तो कोई कार्य किया ही नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन नहीं किया, बल्कि उन्हें बहुतायत में टिकट देके हमारे ऊपर थोपा। यह एक सोचने का विषय है। जब योगी और मोदी जी का चेहरा ही हर सीट पे लड़ रहा था तो वो किसी भी अच्छे व्यक्ति को खड़े कर सकते थे, लेकिन उनका चुनाव अपराधी के पक्ष में गया। यह इस देश के लिए लज्जा का विषय है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करें, अपराधियों को खड़े होने का मौका ना मिले, जनप्रतिनिधि होने का मौका ना मिले, ऐसा प्रावधान करें। पॉलिटिकल पार्टियां लोकतांत्रिक हों, जनतांत्रिक हों,
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी रहें, यह जो है नेताओं का फिलॉसफी डेवलप करना, क्या कानून चाहिए उसको जो है ना ड्राफ्ट डेवलप करना, अच्छे चरित्र के लोगों को डेवलप करना इनका काम होना चाहिए। और जैसे ही इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है, इन पॉलिटिकल पार्टी को सुप्त हो जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने विस्तार से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था में दिया है। मैं बहुत जल्दी उसके सेकंड ऑप्शन पे आऊंगा। आज चर्चा का विषय है कि क्राइम फ्री भारत, उसकी 5 सर्टेनिटी और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में। जैसा हमने आपको बताया कि यह आज एक नेशनल पुलिस मिशन है और मैं स्वयं इसका प्रोजेक्ट लीडर भी हूं। यह मिशन पहले 2014 के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संचालित होता था। 2014 में यह एमएचए आया और एमएचए से आज बीपीआरएनडी में हाउस किया हुआ है और बीपीआरएनडी इसमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। लेकिन दोबारा सवाल ये उठता है, क्या आज के राजनेता ऐसे अच्छे जो है अपराध मुक्त भारत को डाइजेस्ट कर पाएंगे? यह एक बहुत ही विषमता का, बहुत ही मुश्किल का जो है ना काम है। तो इसके जो प्रावधान, इसकी जो सोच, इसका जो टेक्नोलॉजी, वो किस हद तक ये राजनेता डाइजेस्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे देश निर्माण के विभिन्न मुद्दों को जो है ना, विभिन्न वीडियोज आप मिस ना करें। मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि जब क्राइम फ्री भारत का ऐप लॉन्च हो जाता है, मेंबरशिप ऐप लॉन्च हो जाता है, तो कृपया उसे भी जो है ना आप स्वीकार करें, उसको ज्वाइन करें। और एनर्जी सेंटर के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करके यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाएं और फिर आज के लोगों को हम जो है, आज के नेताओं को अनुनय विनय प्रार्थना करके, बेबस करके वो सब काम कराएं जो कि हम लोगों ने सोच के रखे हैं, जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र, अपराधी विहीन राजनीति, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री भारत, अपराध मुक्त भारत, देन पेपर करेंसी मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत और रासायनिक खेती में जो हार्मोन्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ढेर सारे जो जहर हैं, इंक्लूडिंग जो फर्जी मिल्क है उसमें जो जहर है, तो ऐसा जहर मुक्त कृषि, जहर मुक्त लाइफ स्टाइल और अल्टीमेटली जो है मेडिसिनल प्लांट्स और उससे मिला के निरोगी एंड दीर्घायु समृद्ध भारत। इसके लिए टेक्नोलॉजी से लेके पूरा कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूडिंग लॉ के ड्राफ्ट मेरे द्वारा रिलेवेंट लोगों से मिलके बनाने की कार्रवाई जारी है। उसको गति प्रदान करके हम जो है उसको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि ये राजनेता स्वार्थी हैं, ये अपनी राजनीति के बियॉन्ड सोचने की इनकी ना तो सोच है, ना शक्ति है, ना नियत है। लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि हमें साथ में ही इसे ऊर्जा केंद्र, जिनको हम धीरे से 100 करोड़ तक पहुंचाएं और फिर शंखनाद के जरिए, चूंकि शंख तो सभी के पास है नहीं, तो थाली रूपी शंख बजाकर दीपक रूपी रोशनी और प्रकाश पैदा करके और वीडियो के माध्यम से हम अपने अनुनय विनय प्रार्थना को भी कम्युनिकेट करें और बाद में जो है उनको विवश करें और इस व्यवस्था को जमीन में उतारें, जिससे कि हम एक सशक्त और समृद्ध भारत पैदा कर सकें। इस प्रस्तावना के साथ हम आते हैं कि अपराध मुक्त भारत कैसे संभव होगा, अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं वो क्या हैं और उनको इन्फोर्स करने की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है। तो ये क्राइम फ्री भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो लीगल मैकेनिज्म है, जो आज उपलब्ध है, वो पूर्णतया पर्याप्त है। प्रॉब्लम यह है कि उसके फॉलो अप के लिए हमने कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा नहीं की है। यह हमारी समस्या की जड़ है।
हमारे राजनेता जो अभी भी अपने पुलिस को 1861 से गवर्न करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी पुलिस नहीं चाहिए, उन्हें अपनी पुलिस चाहिए। तो अपनी पुलिस का मतलब है जो पुलिस इनके जो है गुंडे मवालियों को महासज्जन कहे और दूसरे के लोगों के जो महासज्जनों को भी महागुंडा मवाली करके जेल भेज दे, ऐसी पुलिस इनकी अपनी पुलिस है। लेकिन ऐसी पुलिस देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। तो जनहित में जो पुलिस है, अपराध मुक्त भारत है, आओ उस पर बात करें। और इसमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि इसमें पुलिस की डीबर्डनिंग है, पब्लिक का एम्पावरमेंट है, पब्लिक को जहां एक और 360 डिग्री इंफॉर्मेशन के साथ डिजिटल चित्र को क्रिएट किया जा रहा है, वहीं पे राइट टू प्राइवेसी भी दिया जा रहा है। और ऐसी अनूठी व्यवस्था जहां पर कि आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो पहले हम जो है शॉर्ट में 5 सर्टेनिटी बताएंगे और फिर एक एक करके एक सर्टेनिटी पे विस्तार में बात करेंगे और उसको जो है ग्राउंड पे उतारने की कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या है वो भी आपको समझाएंगे। तो जो इसकी 5 सर्टेनिटी है, पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो, और यह एफआईआर जो है बिना थाने जाए हो। और ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास लैपटॉप हैं। एक गांव का गवाणी जिसको कुछ नहीं आता है, जिसके पास इवन मोबाइल फोन नहीं है, वह भी जो है इसका सुविधा से बिना थाने जाए डिजिटल एक्यूरेसी के साथ उसकी एफआईआर दर्ज हो। तो पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ एफआईआर विदाउट गोइंग टू थाना, और इट इज फॉर द अक्रॉस द होल सेक्शन। तो ये केवल टेक्नोलॉजी से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ना होकर यह गांव के गवाड़ियों जो कि जनरली जो है ना पुलिस के हैंड में जो है रफली जो है ना ट्रीट होते हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है, उनका खून बहता रहता है, उन्हें मेडिकल के लिए भी नहीं भेजा जाता है। ऐसे जो है लोगों को शायद इस सिस्टम की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब भी हम किसी को कोई भी सुविधा देते हैं, कोई भी अधिकार देते हैं, कोई भी वो देते हैं, यह हमारे भारतीय चरित्र की दुर्बलता है कि हम उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। तो चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे डॉरी एक्ट हो, चाहे इवन RTI हो, लोग जो है जो भी झंझोना उनके हाथ में पहुंचता है उसे दुरुपयोग कैसे करें, पूरी शक्ति उसी में लगा देते हैं। लिहाजा पहली सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इवन विदाउट गोइंग थाना, और उसके साथ में ही अनदर सर्टेनिटी, ट्विन सर्टेनिटी है ये, कि यदि कोई गलत या फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कराता है तो उसी सर्टेनिटी से उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। उसका इनबिल्ट इंजन जो है वो सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करेगा और खुद पहल करके झूठी रिपोर्ट करने वाले को जो है प्रोसिक्यूट करेगा। यदि इस रिपोर्ट के साथ पुलिस भी मिली होती है और यदि यह चीज जो है थोड़ा सा लेट स्टेज जबकि कोर्ट ट्रायल चल रहा है उसमें पकड़ के आती है, तो जो है पुलिस और जो फरियादी है जिसकी सांठ-गांठ से जो है ये सब हुआ है, उन दोनों को जो है सजा का प्रावधान होगा और ये व्यवस्था ऑटोमेटेड होगी, तो इससे बचना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी सर्टेनिटी है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको डीबर्डन किया जाए, डी स्ट्रेस किया जाए। तो मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि इस देश में पूरे 137 करोड़ लोग पुलिस ऑफिसर हैं। तो आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये तो पूरी आबादी है। हाँ जी हाँ, भारत की पूरी आबादी पुलिस ऑफिसर है, यही आपका कानून कह रहा है। तो कानून में 2 तरीके के पुलिस ऑफिसर हैं। एक हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर जो वर्दीधारी करते थे, वर्दी धारण करते थे या वर्दी धारण करते हैं, और दूसरे और उनको उसके लिए वेतन मिलता है, पदोन्नति मिलती है। और दूसरे जो है आम नागरिक, उन्हें
पुलिस का जैसा ही पूरा काम करना है, वो काम नहीं करेंगे तो उसमें उनको जेल भेजने का प्रावधान है। उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन देम, और ऐसे अच्छे प्रावधान के बावजूद भी हमने इन प्रावधानों को गोपनीय रखा। अधिकांश पुलिस ऑफिसर और अधिकांश जनता के लोग ये प्रावधान जानते ही नहीं है। थोड़ा सा इस पर विस्तार कर देते हैं तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा। सेक्शन 39 सीआरपीसी का कहता है कि हर नागरिक का दायित्व है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध उसके नॉलेज में आता है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करना है। और कुछ सेक्शन के तहत यदि अपराध आपके नॉलेज में आते हैं और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और इसमें प्रिजम्पशन है कि आप जो है ना गिल्टी हैं। यदि आप इनोसेंट हैं तो ये आपको खुद को प्रूव करना है। ऐसा अच्छा कानून है, लेकिन इस कानून को अधिकांश पुलिस वाले और अधिकांश जो है पब्लिक जानती ही नहीं है। क्या आपको मालूम है कि आपको राइट टू अरेस्ट है? तो सेक्शन 42 के तहत, सेक्शन 43 के तहत रादर 43 सीआरपीसी के तहत यदि आपकी नजरों के सामने कोई अपराध हो रहा है तो पुलिस के वहां उपस्थित होने पर भी हर भारत के नागरिक को उसे अरेस्ट करने का अधिकार है, इवन यदि पुलिस खड़ी है तो भी। और उसको अरेस्ट करके यदि पुलिस मौके पे है तो उसे सौंपेंगे और पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। और यदि मौके पे पुलिस नहीं है तो उसको अरेस्ट करके नियरेस्ट थाने ले जाया जाएगा, जहां उसे री अरेस्ट किया जाएगा। आपको जब आपके आंखों के सामने ऑफेंस नहीं हो रहा है तब भी आपको गिरफ्तारी का अधिकार है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो व्यक्ति जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा नियमों में और संशोधन कर दें कि यदि आप 3 दिन में अरेस्ट नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इनाम भी घोषित हो जाएगा, आपके ऊपर जो है ना आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो जाएंगे, आपकी संपत्ति अटैच करने जैसी कार्रवाई भी जो है ना प्रारंभ हो जाएगी। और यह इंटीमेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है सब व्यक्तियों को मिल जाएगी। और जब इस तरीके से उनको इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो है उन्हें अरेस्ट करने की अधिकार भी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हर नागरिक को जो है वो अधिकार प्राप्त है अरेस्ट करने का। आप ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव को एग्जीक्यूटिव जो है समन्स वारंट की तामीली के बारे में आप जो है कानूनी रूप से ड्यूटी बाउंड हैं तो आप पुलिस को मदद करें। तो आमतौर पर पुलिस वाला यही करता है कि उसे जो है संज्ञान लेना होता है अपराध का, अपराधी को अरेस्ट करना होता है। और आपकी वो भी ड्यूटी है कि यदि आपके सामने कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको उसका विटनेस देना है। तो सही मायने में देखा जाए तो पुलिस एक यूनिफॉर्म में पुलिस है और बाकी लोग जो है वो सिविल ड्रेस में पुलिस है। अब जो है सर्टेनिटी, सेकंड सर्टेनिटी कहती है कि हमें जो है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन बाय ए पुलिस ऑफिसर ऑफ द मोस्ट ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, मतलब सर्वसाधारण बुद्धि के पुलिस ऑफिसर से ऐसे अखाटा साक्ष्यों का संकलन कराना और 15 दिन में विवेचना पूर्ण करना। तीसरी सर्टेनिटी कहती है, पहले सर्टेनिटी का नाम हमने सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन रखा था, अभी इसे हम मॉडिफाई करके हमने सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस कर दिया है। तो 15 दिन के में वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से उसमें पूरा एडहॉक अरेंजमेंट है कि कैसे एडहॉक जजेस होंगे, कैसा क्या होगा, और हम हर हालत में 1 महीने के अंदर सर्टेनिटी के साथ जजमेंट को जो ना प्रोनाउंस कर पाएंगे। चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। इसमें चित्रगुप्त जो डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है और उसको लीगली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने के लिए एक ड्राफ्ट जो है लॉ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीपीआरएनडी के माध्यम से पेश किया है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है और उसका नाम है नेशनल अथॉरिटी
for scientific and technical assistance in investigation and detection of crime. तो इस चित्रगुप्त को आपके हर इंफॉर्मेशन 360 डिग्री में होगी। आपने कब क्या कपड़ा पहना, क्या कपड़ा वो किया, जब हंसते आप कैसे हैं तो हंसते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, गुस्सा कैसे होते हैं, चलते कैसे हैं, और उसके बाद वो जो है ये इन्फर कर सकती है कि ये व्यक्ति इन हालातों में जो है ऑफेंस करने जाएगा, और उसकी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस से शुरू में 40-50% में और कुछ ही सालों में यह 95 और 99% पे पहुंच जाएगा। तो विथ सर्टेनिटी थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस अपराधी को जो है हम अपराध घटित करने के पहले रोक पाएंगे। यह आम जो है ना कहावत है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, यह अपराधी के लिए भी और ज्यादा जो है वो है कि एक अपराधी अपनी गली में शेर से कम नहीं है। और उस विकास दुबे जैसी उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो 8 पुलिस वालों को शूट कर दे। लिहाजा हमारी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेगा, और कभी दिखाने के लिए यदि हम उसे शेर की हैसियत से पकड़ना चाहते हैं तो हम जो है शेर की तैयारी से जाएंगे। ऐसी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। जब हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, वो ये भी प्रिडिक्ट कर पा रही है कि आप अब अपराध करने निकल रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपराधी को अपराधी रहने दें। चूंकि अपराध एक बहुत ही हाईएस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। आप एक फोन करते हैं, एक होका आ जाता है, ऐसा किसी व्यवसाय किसी इंडस्ट्री में मिलना मुश्किल है। लिहाजा जब तक आपका अपराध करने का ऑप्शन जो है ना हम नहीं हटाते हैं 1 to 4 में, तब तक आपको हम रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि अब हमारी 4 सर्टेनिटी इंप्लीमेंट हो गई हैं, लिहाजा अब आपको अपराध करने का ऑप्शन नहीं है, और हमें सब अपराधियों के बारे में 360 डिग्री जानकारी है। तो हमारी टीम जाके उनसे जो है उनके स्किल सेट और उनको रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई करेगी। तो 5th सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। इस प्रकार अपराधियों की जनसंख्या जो है ना कम होती जाएगी, लोगों को व्यवस्था में श्रद्धा बढ़ेगी, और जो रिएक्शनरी क्राइम है, जो कि स्पर ऑफ द मूवमेंट हो जाते हैं, जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन के कारण हो जाते हैं, जो मोबोक्रेसी के कारण हो जाते हैं, वो अपराध भी शनै शनै धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध मुक्त का मतलब है 0 अपराध। अपराध मुक्त का है मतलब है कि अपराध हुए तत्काल जो है FIR हो जाएगी, तत्काल 15 दिन में उसकी चालान कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने में सजा हो जाएगी, आपकी जो है ना न्याय व्यवस्था में आस्था रहेगी, उसको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो अपराध की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट फील प्रेजेंस ऑफ क्राइम। इसमें 5 सर्टेनिटी हैं। तो पहली सर्टेनिटी में समन्स वारंट की तामीली क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर कहेंगे, उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम में वह जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा IoT डिवाइसेस से, CCTV से या अपने ऐप से, उसके एवज में उस जो प्रोसिक्यूशन का जो भी पैसा आएगा उसका आधा पैसा उस वॉलंटियर को मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ी राशि होगी। फिर वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड जो है उसमें जो विटनेस देगा, जो कार्रवाई करेगा, उसके लिए भी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। चौथी रेवेन्यू स्ट्रीम, जब हम उसको गवाही देने के लिए कहेंगे और जो है जब हम उसको अरेस्ट करने आदि के लिए कहेंगे, तो इन सब चीजों के लिए जो वो कार्रवाई करेगा तो उसके लिए भी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और ये रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत भारी होगी, और पूरी रेवेन्यू स्ट्रीम का जो सम टोटल है वो डबल द अमाउंट जो है उस अपराधी से वसूल होगा। तो गवर्नमेंट की आय बहुत बढ़ेगी। गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि यहाँ पे पब्लिक भी मालोमाल हो जाएगी, और गवर्नमेंट यदि चाहे तो टैक्स फ्री केवल क्राइम फ्री भारत के वजह से हो जाए वो, और डेवलपमेंट के लिए 4 गुना पैसा भी उसको मिलेगा। तो आज मैंने आपको क्राइम फ्री भारत की एक प्रस्तावना दी, जिसमें हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट भी बताया कि देयर विल बी ए नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। चारों तरफ जो है प्राइवेटली ऑन जो है CCTV, IoT डिवाइसेस और ऐप बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, जो कि रियल टाइम में जो है
उड़ के जो है डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगी और उसकी फीड के लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी सो हैवी कि प्रॉब्ली जो वर्तमान में वो कमा पा रहा है उससे 4 गुना शायद ज्यादा कमा पाएगा। तो हम एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे, अपराध मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे और एक बहुत पॉजिटिव भारत पैदा कर पाएंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि हमारे इन राजनेताओं को, जिसमें अब 51% अपराधी भी हैं, क्या ऐसा अच्छा सिस्टम ग्राह्य होगा? लिहाजा मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हम ऊर्जा सेंटर के माध्यम से इस 100 करोड़ लोगों को जोड़ते हुए अपने शंखनाद से इन राजनेताओं को से अनुनय विनय और प्रार्थना करें। यदि ये नहीं मानते हैं तो इन्हें विवश करें और यदि ये फिर भी नहीं मानते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अवतरित हो और इन 100 ऊर्जा केंद्रों से 2022 और से 2024 के बीच में महा ऊर्जा केंद्रों को आइडेंटिफाई किया जाए। उनके उससे जो है इवन जो पाषाण जैसे जो लोग हो गए हैं उनको भी ऊर्जाकृत करके हम एक अपराध मुक्त भारत का निर्माण करें, पार्टी विहीन प्रजातंत्र का निर्माण करें, अपराधी विहीन राजनीति का निर्माण करें, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था का निर्माण करें, साइबर क्राइम और बाकी क्राइम फ्री भारत का निर्माण करें, पेपर करेंसी मुक्त भारत का निर्माण करें, जिससे सभी तरीके का भ्रष्टाचार और बदमाशियां गड़बड़ बंद हो जाएंगी और फाइनली जहर मुक्त, रासायनिक मुक्त जो है खेती और रासायनिक मुक्त लाइफ स्टाइल के साथ हम दीर्घायु और समृद्ध भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।